रही थी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID which is equal to 0 फॉर सपोज रन क्यूरी। अब यहाँ पे देखें ऑपरेशन नॉट सक्सेसफुल। अब ये सिनेरियो समझ में आया क्यों नॉट सक्सेसफुल क्यों हुआ, जबकि क्यूरी तो हमने सही लिखी थी। जीरो की कोई आईडी नहीं है, जीरो की कोई आईडी नहीं से है, स्टार्ट हो रही है। सही है। अब यहाँ पे कोई सेंटेक्स एरर नहीं है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आई, यानी अगर मैं इसी में अगर कोई एरर कर दूं ना कि क्यूरी में एरर कर दूं जिसकी वजह से मेरे पास एक्सेप्शन आ रही थी, तो अब यहाँ पर मेरे पास अब क्या करेगी कि एक्सेप्शन शो होगी कि जनाब अब आप यहाँ पर क्यूरी के लॉजिक में मिस्टेक नहीं कर रहे, क्यूरी के सेंटेक्स में मिस्टेक कर रहे हैं, यानी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो जो एक्सेप्शन थ्रू करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे 1 मिनट 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऑलराइट, तो भाई सिनेरियो समझ में आया। यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि अब क्यूरी में मिस्टेक नहीं कर रहे, क्यूरी के सेंटेक्स में मिस्टेक कर रहे हैं तो एक्सेप्शन आ रही है, लेकिन अगर हम क्यूरी के सेंटेक्स को बिल्कुल सही कर रहे हैं और लॉजिकल मिस्टेक कर रहे हैं क्यूरी में, तो इट विल रिटर्न दी जीरो वैल्यू कि आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि जनाब आपके पास जीरो आईडी का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि आईडी नंबर 1 है। तो अगर आप यहां पर क्या करते हो कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID विच इज इक्वल टू 1, तो अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देन उसके बाद आप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, आप यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर लो, तो ये यहाँ पर ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास, इस तरीके से आप जो है वो क्लासेस को और उसके मेथड को जो है वो फॉर्म्स के पीछे इंप्लीमेंट करोगे। ये था ओवरऑल मुद्दा किसका, लैब नंबर 4 का। अब आप लोगों को क्या करना है, टास्क बहुत आसान है। लैब नंबर 3 का टास्क आप लोगों के पास यकीनन सबके पास सेव होगा और उसकी प्रोजेक्ट फाइल भी सेव होगी, ठीक है ना। अगर जिसके पास नहीं हुई तो उसके पास उसकी बैड लग है, लेकिन आई होप कि सबके पास होगी। टास्क नंबर 4 क्या करना है, लैब नंबर 4 में जो क्रूड एप्लीकेशन आप लोगों ने लैब नंबर 3 में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के थ्रू की है, अब आप लोगों ने डेटाबेस ऑपरेशन के नाम से एक ही क्लास बना ली है और उसके तमाम क्रूड एप्लीकेशन क्रूड ऑपरेशंस अलग अलग मेथड में बाइंड करके मेथड को इंप्लीमेंट करवाना है बटन्स के पीछे। भाई ये आपका लैब नंबर 4 का टास्क है। 2 ही बटन लगाएंगे डिस्प्ले और रन क्यूरी? नहीं, ये वाला काम तो होना ही नहीं चाहिए, इस पे तो स्ट्रेट 0 आएंगे। ये वाला काम करने को नहीं कह रहा हूँ मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ मतलब वो लॉगिन फॉर्म पूरा पे लॉगिन लेंगे अपडेट डिलीट जी, वो सारा काम जो है ना आप लोगों ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करवाना है। मैं यहाँ पर किसी के भी कंट्रोल के पीछे अगर मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट मुझे नहीं मिले ना, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके 0 कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि लैब नंबर 4 का टास्क का ही यही कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स इंप्लीमेंट करने हैं फॉर्म्स के। सर कनेक्शन के मतलब कनेक्शन के वे में डिफरेंस है, बाकी वो पूरा सेम है। आप चाहो तो कनेक्शन भी किसी मेथड के थ्रू ले लो, फिर मेथड बार बार इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। बस ठीक है सर, मेथड के थ्रू सही है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सर एक चीज पूछनी थी। जी पूछिए सर जो फॉर्म था जिसपे क्रूड सिस्टम करा था, सिर्फ उसी पे ये काम करेंगे या उसी फिर पे सर करके दिखा दें? मुझे लॉगिन और सबमिट नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी फाइल में उसका ही डाटा मुझे प्रोवाइड करके दे दें, इट्स ओके। बस मुझे जो है वो इंसर्ट अपडेट डिलीट जितने भी क्रूड एप्लीकेशन है क्रूड ऑपरेशन है ना, वो मुझे एक क्लास में बाइंड करके मेथड में बाइंड करके उस क्लास को और मेथड को बटन्स के पीछे इंप्लीमेंट करवा के दिखा दो। सर बस यानी आउटपुट सेम होगा और बैकएंड बिल्कुल सेम होगा, आउटपुट बिल्कुल सेम होगा। बस उसकी बस मुझे चेकिंग के दौरान ना आपका सिर्फ ये वाला कोड देखना है। अगर इस किसी का कोड अगर ऐसे हुआ तो उसके पूरे मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड।
मैंने ना मतलब तो सर आपका बटन के UI पीछे देखा, मेथड और क्लास होगी कॉल। मेथड और क्लास होगी बिल्कुल। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये वाला जो कोड है ना, ये मैं किसी के भी बटन के पीछे ना देखूं, ये आपको क्लास के मेथड में बाइंड करना है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने सेपरेटली मेथड में बाइंड किए हुए ना, आप फॉर्म्स की के बटन्स के पीछे देखो, आपको कहीं भी मेथड की डेफिनेशन नजर नहीं आएगी, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी। मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अक्सर हम किसी बटन पे गलती से क्लिक कर रहे होते हैं, लाइक उसका साइज एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका इवेंट खुल जाता है, और अगर उसका इवेंट हम मिटाए तो पीछे पूरा फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको इसका क्या नहीं मतलब, करना कभी भी, डिस्ट्रॉय हो जो जाए तो कोड फिर, जनरेट हो रहा है होने दो, उसको मिटाओ अगर सर नहीं। डिस्ट्रॉय हो जाए तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका? यार फिर वही बात है ना कि आपको इवेंट याद थोड़ी है, या तो इवेंट दोबारा जनरेट कर लो उसका, वो तो एक दफा हो गया ना उसका। दरअसल वो पूरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है पूरे वो, ये सर इसलिए विंडोज होम मसले होते हैं। एप्लीकेशन की लेगेसी है कि एक बार इवेंट जब खुल जाए तो वो बंद नहीं हो सकता, बंद नहीं बस होता, खाली छोड़ सकते। अगर आपके काम करनी है आप ब्लैंक छोड़ दो। ये बात मैंने लैब नंबर 1 में आप लोगों को बता दी थी, क्योंकि जी बहुत सर बताई थी आपने। अक्सर स्टूडेंट्स से ऐसा हो जाता है, इसमें कोई कबात नहीं है, हमसे भी हो जाता है अक्सर वर्किंग करते वक्त। तो अगर आपका वो इवेंट काम करनी है, लेकिन आप उसका कोड मत मिटाओ, सही है ना, वरना जी फिर सर समझ आ पूरी गया। असेंबली डिस्टर्ब हो जाती है। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, लैब नंबर 5 जो है वो हमारे पास मेथड और फंक्शंस की है। लैब नंबर 5 जो है वो मेथड और फंक्शंस की है। आप लोगों ने मेथड और फंक्शन जो है वो जनाब उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी पढ़े, देखे ना। जी मेथड्स, सर। मेथड जो होते हैं वो अभी हमने पढ़ा कि भाई जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो मेथड क्या था, क्लास का एक मेंबर था ना। जैसे ह्यूमन का एक जी सर। मेथड था प्रिंट डाटा, इसी तरीके से डीबी ऑब्जेक्ट का एक ये मेथड है ना, ये मेंबर है, ये दोनों मेंबर है किसके, इस डीबी ऑपरेशन क्लास के। तो यहाँ पर लैब नंबर 5 में भी मेथड के बारे में ओवरऑल डिस्क्राइब किया हुआ है। मेथड ये लैब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब होती है मेथड की, बस इसमें कुछ ऊप के कॉन्सेप्ट ये आ जाते हैं कि अगर मेथड स्टैटिक हो गया या नॉन स्टैटिक हो गया, और मेथड की टाइप। आई होप कि आप लोगों ने मेथड की टाइप पढ़ी होगी कि भाई मेथड सिंपल भी होते हैं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, ये बात भी सबको पता है। जी सर। एक मेथड वो होता है अगर उसको डायनामिक बनाना हो, यानी उस मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लेना हो, तो जनाब आप उस मेथड में पैरामीटर डाल। पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हो, ये बात भी सबको पता है। तो वाई वी यूज मेथड, बेटर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, मोर रिलायबल कोड, अवॉइड डुप्लीकेट कोड, ये तमाम क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात है, सही है। मेथड की डिक्लेरेशन सबको पता है कि भाई मेथड मॉडिफायर आता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, उसकी रिटर्न टाइप आती है और मेथड का नाम आता है। पैरामीटर ऑप्शनल है, अगर आपकी जरूरत है तो दो, वरना आपका मेथड जो है वो इस तरीके से बनता है, इसमें कोई समझाने वाली चीज है नहीं। मेथड की डिक्लेरेशन क्या होती है, इन्वोक्शन। देखो इन्वोक्शन का वर्ड आ गया, किसको कहते हैं जी सर इन्वोक्शन? सर वो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका। यहाँ पे मुझे बताइए कि इन्वोक्शन कहाँ हो रही है? सर इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद जो हम सर यस डीबी ऑपरेशन में। यही हो रही है जिसको ये हम हो रही है इसमें। जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इन्वोक्शन मतलब वो मेथड जो एक्सेस क्लास के करना ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की। एक्सेस करें आप, इन्वोक इसको कहते हैं, इन्वोक करना, कि आपने ऑब्जेक्ट से इन्वोक किया है। ये डॉट का मतलब होता है इन्वोक ऑपरेटर, टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द क्लास। ये ऑपरेटर होता है, पीएफ में पढ़ाते हैं ऑपरेटर में, ठीक है ना। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब अच्छा मुझे बताओ, अब ये राइट लाइन का जाविया समझ में आया, फलसफा? कंसोल क्या है, क्लास, क्लास के नेम से डायरेक्ट कौन कॉल होता है, जो स्टैटिक हो। सर उमैर ऐसे सवाल करेंगे आप लोगों से, और करते हैं वो हम सर लोग। क्या दोबारा बताएं? हम लोग जो है वो उनके साथ जो है वो बता तो देते चलो खैर। तो अब इसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो अब आप सीधा सीधा अगर आउटपुट देखो, तो जनाब ये जो 15 हमें मिल रहा है ये मेथड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है, और जो 10 मिल रहा है वो एक्चुअल वैल्यू है। तो दिस इज प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ पास बाय वैल्यू, कि आप इस मेथड में वैल्यू पास कर रहे हो और ये इस वेरिएबल की वैल्यू को उठा रहा है, ना कि एड्रेस को उठा रहा है। अगर एड्रेस को उठाता
तो ये 10 को की एक्चुअल वैल्यू को भी परमानेंटली चेंज कर देता, वो कहलाता रेफरेंस टाइप मेथड। अब वो कैसे बनता है, ये चीज समझ में आई। ये वैल्यू टाइप मेथड है कि आपने यूजर से यानी जो भी वेरिएबल से वैल्यू उठा रहे हो और वैल्यू को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज करो, जबकि एक्चुअल वेरिएबल की अपनी वैल्यू मेमोरी में 10 ही है। ये चीज समझ में आई? सर लेकिन वेरिएबल चेंज है ना? नहीं, कहाँ किया है चेंज? देखो, इंटीजर यूजर से इनपुट ले रहे हैं 10, एक्स में 10 स्टोर करवा दिया। पी डॉट डिस्प्ले का क्या मतलब है, आप इस मेथड को इंप्लीमेंट करवा रहे हो, इस मेथड को चाहिए कि इंटीजर वैल्यू, वो एक्स से हमने उठा ली, एक्स की वैल्यू 10। अब ये 10 यहां पे आ गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 10 में कितना साइन हो रहा है, ऐड हो रहा है 5, 15 बन गया। ये मेथड 15 प्रिंट करवा देगा, यहां से लेकर यहां तक का तो मेथड 15 प्रिंट करवा देगा। अब उसके बाद कंसोल और राइट लाइन में हमने वापस उसी वेरिएबल को दिया, तो ये मेथड वैल्यू टाइप था। तो इसने क्या किया, एक्स की वैल्यू को उठाया। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, एक कीवर्ड लगा दूं रेफरेंस टाइप, और यहां पर इसको भी मैं रेफरेंस टाइप कर दूं, कुछ नहीं किया। अब इसका आउटपुट चेक करो, बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं? इसको कहते हैं रेफरेंस टाइप। अब इसका क्या मतलब हुआ है, इसने एक्चुअल वैल्यू भी चेंज कर दी, अपडेट कर दी। अब जब भी याद रखिएगा कि अब यहां पर x की वैल्यू नहीं जा रही, x का रेफरेंस जा रहा है। और याद रखिएगा जब भी एड्रेस पिक होता है ना, तो वो एक्चुअल वैल्यू को भी टेम्परेरी परमानेंटली चेंज कर देता है। ठीक है ना? अब इसी तरीके से मैनुअल में 2 टाइप के मेथड प्रोवाइड किए गए हैं, पैरामीटर बाय रेफरेंस, और ये था पैरामीटर बाय वैल्यू। ये 2 एग्जांपल आपको इंप्लीमेंट करवा के दिखा दी। रेफरेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, इन पास बाय रेफरेंस इट इज यूज व्हेन द रेदर यूजिंग अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, रेफरेंस इज यूज्ड टू गेट द एक्चुअल वैल्यू इटसेल्फ। ये बजाय वैल्यू को उठाने के ये रेफरेंस को उठाता है और एक्चुअल वेरिएबल को चेंज कर देता है। Effectively thing that is passed into the method is the position or address of the variable in the memory rather than the content of the variable। मैंने अभी ये वाली बात बताई कि बजाय ये वेरिएबल की वैल्यू को उठाने के, इसने इस वेरिएबल का एड्रेस उठाया। जब भी एड्रेस पिक होता है तो उसकी वैल्यू को भी परमानेंटली चेंज कर देता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं, अगर आपके घर का एड्रेस है, सही है, अगर आपके घर में या जैसे चाइना कटिंग होती है तो उनके भी कोई ना कोई एड्रेस होते होंगे। अगर मैं कहूँगा भाई घर तोड़ना है, तो कौन सा घर तोड़ना है, बहुत सारे घर हैं, स्पेसिफिक ये तोड़ना है और इसको परमानेंटली तोड़ दूं फिर ये बन ना सके, तो आप क्या करोगे, उसका एड्रेस पिक करोगे। ठीक है ना? घर तो बहुत सारे हैं, उसके बराबर वाला भी कोई ना कोई घर होगा। लेकिन अगर उस घर की वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू आप लोग हो भाई। ठीक है? तो ये हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है मेथड के, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। रिटर्न टाइप मेथड, ये भी सबको पता है, रिटर्न टाइप मेथड। वॉइड भी इटसेल्फ एक रिटर्न टाइप है। वॉइड के अलावा इंटीजर, स्ट्रिंग, जितनी भी डेटा टाइप्स की होती हैं वो भी एक एज अ रिटर्न टाइप बनती हैं। और हम लोगों ने एक और मेथड भी इंप्लीमेंट किया था, डेटा टेबल वाला। क्या वो भी रिटर्न टाइप मेथड था? जी सर, बिल्कुल था। गेट डाटा, डेटा टेबल, क्लास टाइप वेरिएबल, क्लास टाइप मेथड था वो। ठीक है ना? रिटर्न टाइप मेथड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लेना, मैनुअल आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब इसी तरीके से जनाब हमारे पास एक और आखिरी चीज है मेथड में, आउट पैरामीटर। अगर जैसे हमने देखा था कि भाई ये वाला पैरामीटर क्या है, रेफरेंस टाइप है, और एक मेथड होगा हमारे पास जनाब आउट पैरामीटर। उसमें यहाँ पर रेफरेंस के बजाय कीवर्ड लग जाएगा आउट का।
लेकिन हम यहाँ पर उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे, यानी a विच इज इक्वल टू 10। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे नोटिस करो, ये जो x वेरिएबल है, क्या हमने कोई इसमें वैल्यू पास की है? नहीं। या की है? x में कोई वैल्यू पास कर रहे हैं हम? नहीं सर। नहीं कर रहे। और मेथड में हम पैरामीटर के तौर पर x ही दे रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे बताइएगा कि क्या चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही, ये 10 कैसे प्रिंट हो गया? सर चलो नीचे माना से कि रेफरेंस ले लिया, जो रिटर्न टाइम नीचे से उसके वाला पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा सर। रेफरेंस नहीं समझ में आया? देखो रेफरेंस नो में सर। कहानी ये थी, हमने यहाँ पर x की वैल्यू प्रोवाइड करी, एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है सर। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई रेफरेंस का कीवर्ड हमने लगा दिया, हम कह रहे हैं कि भाई ये रेफरेंस टाइप मेथड बनेगा। तो रेफरेंस का मतलब ये है कि पहले तो डेफिनेशन देखो, जो तुम्हारे पास a+5, सिर्फ कुछ नहीं करो, तुम अपने मेथड की डेफिनेशन देखो। मेथड को चाहिए एक यूजर इनपुट, जो भी यूजर इनपुट आएगा उसमें 5 असाइन करके वैल्यू प्रिंट करवा दे। अब फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट आया फॉर एग्जांपल 2, तो जब 2 इसको मिलेगा तो 2 में 5 असाइन होके कितना बनेगा? 7 बनेगा। ठीक है ना? हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिया कि यूजर इनपुट आया 2, अब इसने मेथड कॉल हुआ, अब ये 2 के वेरिएबल को हमने यहाँ पर आर्गुमेंट के तौर पर यूज किया। तो अब रेफरेंस के कीवर्ड से क्या हुआ कि कंपाइलर ने इस 2 की वैल्यू को पिक नहीं किया, इस x के एड्रेस को पिक किया, और जब एड्रेस पिक होकर इंप्लीमेंट होता है ना, या चेंज होता है, तो वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वैल्यू परमानेंटली 2 से क्या हो गई, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 7 हो गई। और उसके बाद हमने इंडिपेंडेंटली इस वेरिएबल को जब हमने इंप्लीमेंट किया तो इसकी वैल्यू अपडेटेड थी, मतलब प्रिंट करवाया तो सही आ गया। हाँ। लेकिन अगर मैं रेफरेंस हटा दूं यहाँ से, तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसका चेक कर लो आउटपुट। सही है सर। अब आउट के पैरामीटर में क्या था कि भाई आउट पैरामीटर में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हो, और जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो वो यहाँ पर आउट के कीवर्ड के साथ आप यहाँ पर लिखते हो इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर नोटिस करो हम काम क्या कर रहे हैं, हमने जो मेथड में पैरामीटर प्रोवाइड किया है उसकी पैरामीटर की वैल्यू असाइन कर दी। अब हम यहाँ पे इस मेथड के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो हम इनपुट ले रहे थे ना, अब इस मेथड के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कि यानी हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और उसको एज ए आर्गुमेंट के तौर पर दे दिया। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि भाई इस मेथड में पहले से एक पैरामीटर था इंटीजर टाइप का, वो अपने आउटपुट में 10 हमें रिटर्न कर रहा है, 10 प्रोवाइड कर रहा है। और वो 10 की वैल्यू जो है वो इस x के वेरिएबल में आ रही है, और यहाँ पर रेफरेंस बन के x की वैल्यू भी आपके सामने वही आ रही है जो मेथड में। तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो एक दफा, समझ में आ जाएगा। सम टाइम मेथड आर रिक्वायर्ड टू आउटपुट मोर देन वन वैल्यू इन अ सिंगल रूटीन। जनाब ये आउटपुट पैरामीटर फंक्शन, ये वो फंक्शन कहलाता है जो कि आपको आउटपुट प्रोवाइड करे। वरना अभी तक के हमने जितने भी मेथड बनाए उनमें यूजर से इनपुट लिया है ना, लेकिन ये वो मेथड है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। एक्स तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, एक्स तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया। अब एक्स में वैल्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये आउटपुट मेथड। इज इट क्लियर? ठीक है सर। यस सर। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या था, लैब नंबर 5, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई, और हम लोग जो है वो अपने जो पीछे हुए थे वो हमने कवर अप कर लिया। अब आप लोगों को ये वाला टास्क भी करना है, टास्क की टेंशन मत ले। हाँ मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि जो है ना फिर आप लोग टास्क कर लो। देखो ये हमारे पास UML डायग्राम कहलाती है,
ठीक है, ये सर ने भी आपको बना के दिखाई होगी। कोई भी क्लास अगर हम लोग डायग्रामेटिकल देते हैं तो यूएमएल डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जिसमें हेडिंग के तौर पर ये क्लास का नाम होता है। पहला जो सेक्शन होता है इसमें तमाम एट्रीब्यूट आते हैं और दूसरे सेक्शन में तमाम बिहेवियर्स आते हैं। अब आपको क्या करना है, राइट अ कोड टू क्रिएट अ क्लास गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में जो क्लास बताई हुई है इस नाम से क्लास बनानी है, उस क्लास के ये एट्रीब्यूट सेट करने, ठीक है, और उसका बिहेवियर सेट करना है। यानी जब भी आपके पास डायग्रामेटिकल थ्रू सवाल आएंगे ना, उसका सिर्फ कोड डिजाइन करना होता है, इसका कोई आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखें कहा क्या आ गया है, राइट अ कोड टू क्रिएट अ क्लास फॉर द गिवन क्लास डायग्राम, इंप्लीमेंट द फंक्शनलिटी ऑफ कार मूवमेंट इन द मेथड इंजन वर्क। इंजन वर्क, इसमें कोई ना कोई आपको इंप्लीमेंटेशन बतानी है। सच दैट ईच डिस्टेंस ऑफ द 1 यूनिट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फ्यूल बाय 2 यूनिट आफ्टर एवरी कॉल द मेथड शुड आउटपुट अपडेटेड द डेटा मेंबर। आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर ये वाला मेथड चलाना है। अब इस मेथड की टाइप क्या होनी चाहिए, वॉइड होनी चाहिए, और ये मेथड आपको डिफाइन करे कि भाई अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल यानी डिस्टेंस अगर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो 2 यूनिट बनने चाहिए। इस मेथड में इन एट्रीब्यूट को यूज करते हुए आपको ये वाली इंप्लीमेंटेशन आउटपुट के तौर पे दिखानी है। अगर ये मेथड 2 या 3 दफा अगर कॉल होता है तो पहली दफा कॉल होने पर बाद 1 यूनिट पे 2 आउटपुट दे, तो 2 यूनिट पे 4 आउटपुट दे। तो यूनिट जो है वो इनपुट लेंगे यूजर से, आपको डिस्टेंस इनपुट लेना है, वही ना यूनिट डिस्टेंस की। सही से। इसी तरीके से दूसरे सवाल में क्या है कि इंप्लीमेंट द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग क्लास डायग्राम। इसका बस एक ही टास्क कर लो, बस लोड हो जाएगा। अरे ये भी सही से समझ नहीं आया सर। देखो इसमें करना क्या है, ये एट्रीब्यूट तो आपने बनाने कि कार होगी तो कार का मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर स्ट्रिंग होंडा है, सुजुकी है, व्हाटएवर। अब इन दोनों में आपने यूजर इनपुट लेना है जो कि इसमें जरूरत पड़ेगी। जब आप फ्यूल यूजर से इनपुट लोगे या डिस्टेंस यूजर से इनपुट लोगे तो फ्यूल उस यूजर इनपुट से जनरेट होगी, कैलकुलेट होगी। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर डिस्टेंस 1 यूनिट है तो आपकी फ्यूल जो है वो उसका ट्वाइस होनी चाहिए। तो ये जब आप यूजर से इनपुट लेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी कुछ उस यूजर इनपुट का ट्वाइस, जो इस मेथड में आपको करनी है। और ये काम आप कंसोल एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करोगे, मुझे विंडोज फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई विंडोज फॉर्म पे करना चाह रहा है तो कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। लेबल में जो है या टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो आउटपुट जनरेट करवा के दिखा दो, इट्स अप टू यू। दोनों काम आप लोगों को आते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का एक टास्क तो ये है, बाकी 2 टास्क जो है वो मैं एलएमएस पे खुद डिफाइन कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, बाकी जो भी सवाल हो आप ग्रुप पे। इसके अलावा सर वो वाला टास्क भी था ना, वो जो आपने कहा था कि पीछे ऑब्जेक्ट लैब नंबर 4 का टास्क है वो ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें लैब नंबर 1 मेंशन है, मैंने इसलिए लैब नंबर 3 मेंशन करवाया क्योंकि उसमें आप लोगों ने क्रूड इंप्लीमेंट किया है ना, वही क्रूड बस आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट करेंगे। बस ये वाला टास्क करना है। तो सर ये 2 टास्क होंगे ना, 4 और 5 का? 4 का अलग पोर्टल पे सबमिट होगा, सिर्फ एक ही टास्क है ये क्रूड वाला। और 5 का एक और पोर्टल में एलएमएस पे बनाऊंगा जो इस वीक के पोर्टल पे बनेगा, लैब नंबर 5 का। ठीक है ना, एलएमएस पे अभी जो आप लोगों ने जहाँ पे लैब नंबर 3 सबमिट करवाई है ना, उसी वीक में लैब नंबर 4 का भी मैं पोर्टल बनाऊंगा, तो लैब नंबर 4 का डाउट उसमें जमा करवाइएगा। अब जो नए वीक वाले में वो लैब नंबर 5 आएगी। ठीक है सर, यानी दोनों को अलग अलग पोर्टल्स में अलग अलग पोर्टल में जमा करवाना है, एक जगह मत जमा करवाइएगा वरना नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर। और कोई सवाल? अटेंडेंस पे आते हैं। बता दें सर कितना देंगे? यूनिवर्सिटी भी जाना।
जज़ाकल्लाह सर। मुबीन सबा, प्रेजेंट। उस्मान अहमद, प्रेजेंट सर। आदिल अली, प्रेजेंट सर। आदिल, अम्माद मुख्तियार, फहद बिन अरशद, प्रेजेंट सर। सैयद हमजा अली, हमीस अहमद, प्रेजेंट सर। माजुल हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। अरीब अहमद, प्रेजेंट। अहमद महमूद, मुजम्मिल अयूब, प्रेजेंट सर। शहरियार गौरी, प्रेजेंट सर। याया, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फवाद, खालिद अजहर, आदम हुसैन, प्रेजेंट सर। नशमी अंसारी, प्रेजेंट सर। रुमान अली, प्रेजेंट। अनस नदीम, प्रेजेंट सर। मिसबा, प्रेजेंट। अम्मार हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद Present, शहरियार, हाफिज मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उवैस, प्रेजेंट सर। सिकंदर नवीद, प्रेजेंट सर। सर नुमान भी प्रेजेंट है, उनकी लाइट चली गई है। वो कल लास्ट क्लास में भी गई थी। सर मुस्तफा अभी वो अली थे जो असगर, आप कह रहे थे गिटार की प्रेजेंट आवाज सर। आ रही है। प्रेजेंट। आ गए सर नुमान ओवर। जी भाई नुमान अवेलेबल है? सर मोहम्मद नुमान उमर प्रेजेंट है सर। ठीक है। उम्मे प्रेजेंट सर। सिहाम अफजल, प्रेजेंट सर। सॉरी। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।